जब भी कभी सैलरी आपके बैंक अकाउंट को हिट करती है तो क्या ऐसा होता है कि वो सैलरी आने के 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर वो सैलरी खत्म हो जाती है। नो मैटर आपकी सैलरी 25,000 हो, 50,000 हो, 75 हो, 1 लाख हो, फिर हो रहा होता है दूसरी सैलरी आने का इंतजार। इसका मतलब ये है कि हम पेचेक टू पेचेक रह रहे हैं। अगर कोई भी सैलरीड इंसान पेचेक टू पेचेक रह रहा है तो इसका मतलब ये है उसके पास में या तो बहुत थोड़ा बफर है या तो बफर है ही नहीं। इमरजेंसी फंड या फिर सेविंग्स, जो सैलरी आ रही है वो सिर्फ EMI भरने में जा रही है, एक्सपेंसेस कवर करने में जा रही है। और इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। जो नॉर्मल सैलरीड इंसान है उसका 1/3 हिस्सा सैलरी का जाता है सिर्फ EMIs पे करने में, लोन की रीपेमेंट करने में। मतलब कि अगर कोई सैलरीड इंसान है जो लेट्स से 100 रुपए कमा रहा है तो उसका 30 से 40 रुपए सिर्फ लोन रीपेमेंट में जा रहा है, क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में जा रहा है, EMIs भरने में जा रहा है। और जो ये 60 या 70 रुपए बचा उसमें से आपको करनी पड़ेगी सेविंग्स भी और अपने घर के खर्चे भी, जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं वो। और ये बात है सिर्फ नॉर्मल इनकम की। जो हाई अर्नर्स हैं जिनकी सैलरीज हाई है तो उनकी EMIs भी हाई है। और मोस्ट ऑफ द लोगों का यही पैटर्न है कि अगर नेक्स्ट मंथ सैलरी ना आए तो वो क्राइसिस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये एक तरीके का ग्लोबल पैटर्न है। 45% लोग ऐसे हैं जो पेचेक टू पेचेक रहते हैं। हाई इनकम अर्नर्स में जो हाउस होल्ड सेविंग्स का रेट है वो कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है। और सेविंग्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं, वो बैंक का पैसा जो पड़ा हुआ है वो सिर्फ हमारे काम नहीं आ रहा होता है। वो जो बैंक में पैसा पड़ा है वो पूरी इकोनॉमी को चला रहा होता है कहीं ना कहीं। जब कोई पेचेक टू पेचेक रहता है मतलब कि उसके पास में बफर नहीं बच रहा है, उसके पास में पैसे नहीं बच रहे हैं। और जब पैसे नहीं बच पा रहे हैं वो बाकी चीज़ों पे स्पेंड नहीं करेगा, वो खर्चे कम कर देगा। और जब खर्चे कम कर देगा तब बिजनेसेस ग्रो नहीं करेंगे। जब बिजनेसेस ग्रो नहीं करेंगे तो उस बिजनेस में जो काम कर रहा है, जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉय है, उसको कम सैलरी मिलेगी। और जब उसे कम सैलरी मिलेगी तो वो शुरू हो जाएगा पेचेक टू पेचेक रहना। और यहाँ पे ये लूप कंप्लीट हो गया। अगर एक इनकम ग्रुप पेचेक टू पेचेक रह रहा है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट दूसरे इनकम ग्रुप के ऊपर भी आएगा। जो सेविंग्स का नंबर 23 लाख करोड़ था 2021 में, वो 2022-23 में आकर के 14 लाख करोड़ हो जाता है। सेविंग्स घट रही हैं पर EMIs, डेट्स वो सब इंक्रीज हो रहा है। मेल्स के पास में, फीमेल्स के पास में कोई सेविंग फंड है ही नहीं। तो यहाँ तक आते आते हमारी सारी टेक्सचुअल बातें खत्म हो चुकी हैं कि सेविंग्स नहीं है, इमरजेंसी फंड नहीं है। जब हम अपने ही पीयर ग्रुप में होते हैं तब हमें बहुत कम फोमो महसूस होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये सब हमारे ही साथ के हैं, इनकी कैपेबिलिटीज़ हमारे ही हिसाब की हैं। पर जब हम देखते हैं कि जो लोग हमसे बेटर हैं, फिनेंशियली हमसे बेटर है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बेटर है, तो जो मेजर फोमो हमारे अंदर आता है वो उन्हें देख करके ही आता है। और यही चीज़ मैक्रो लेवल पे रोल प्ले करती है कि जब टॉप 10 अर्नर्स, मतलब कि जो टॉप 10% लोग हैं जो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, जो ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, अगर वो लोग कोई चीज़ करेंगे तो उन्हें देख करके जो 90% लोग हैं वो इम्पैक्ट होंगे। बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि 90% जो बॉटम बचा वो टॉप 10% को कॉपी करेगा। जब टॉप 10% लोग किसी चीज़ में खर्च कर रहे होते हैं, जो विजिबल गुड्स होते हैं, जो दिख रहा होता है, जैसे कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी शादी, उस टॉप 10% को देख करके जो बाकी बचा 90% है वो भी कोशिश करेगा कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी शादी करने का ट्राई करेगा। और इसके बाद में सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है मिडिल इनकम ग्रुप्स के ऊपर, लोअर इनकम ग्रुप्स के ऊपर। और यही होता है कैस्केड इफेक्ट। एवरेज वेडिंग कॉस्ट अभी भी 10 से 15 लाख रुपए रहता है मिडिल इनकम ग्रुप्स में, पर उनकी जो एनुअल इनकम होती है वो 4 लाख रुपए से भी कम होती है। तो आप सिर्फ अपने दोस्तों से कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, तो अपने कॉलोनी वाले, अपने मोहल्ले वालों से कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, तो आप कंपैरिजन कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे हो रही हर शादी से, टॉप अर्नर्स से। तो जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, तो ये लोग भी अपनी रेपुटेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस रेपुटेशन बेस्ड इकोनॉमी में एक सोशल कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आप चाहे हायर इनकम ग्रुप से ही क्यों ना आ रहे हो, आपकी सैलरी कितनी भी हो, पर जब तक आपके पास में बफर नहीं है तो सारी प्रॉब्लम्स ही बड़ी दिखेंगी और सारी प्रॉब्लम्स महंगी लगेंगी। क्राइसिस के टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द अर्बन इंडियंस हैं, बगैर उधार लिए वो अपना गुजर बसर नहीं कर पाएंगे, अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पाएंगे। जो भी मोस्ट ऑफ द पर्सनल लोन्स लिए जाते हैं वो लाइफस्टाइल के लिए नहीं लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं इमरजेंसीज के लिए। इमरजेंसीज के लिए पर्सनल लोन लिया गया है, इमरजेंसीज के लिए इमरजेंसी फंड होता है, पर लिया जा रहा है पर्सनल लोन। तो मैं पर्सनल एग्जांपल से बताती हूँ कि बफर होने का फ़ायदा क्या है। मेरा फ़ोन एक बार टूट गया और जो मेरे पास बफर था उससे मैंने अपना नया फ़ोन ले लिया और मेरी प्रॉब्लम वहाँ पे एंड हो गई। पर वहीं अगर किसी के पास में इमरजेंसी बफर ना हो तो फ़ोन लेने के लिए सबसे पहले उसे क्रेडिट कार्ड चाहिए, फिर क्रेडिट कार्ड की EMIs बनेंगी। अगर बाई चांस EMI ना पे हो पाए तो उसका जो बिल है वो डिले हो जाएगा। अगर बिल डिले हो गया तो फिर से उसे किसी से उधार लेकर के वो बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी और EMIs पे इंटरेस्ट हाई होता है। ये बहुत ही छोटा और सुपरफिशियल सा एग्जाम्पल है, और ये छोटा सा एग्जाम्पल बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर भी फिट बैठता है।
जितना हमारे पास में कैश फ्लो कम होगा, जितना बफर कम होगा, उतनी ही ज़्यादा महंगी लाइफ, उतनी ही ज़्यादा गरीबी वाली लाइफ हम जीने लगेंगे। और बफर ना होना, इमरजेंसी फंड ना क्रिएट कर पाना, ये हमें फिनेंशियल क्राइसिस में तो रखता है, हमें बहुत सारी क्वालिटी चीज़ों से, क्वालिटी लाइफ से भी दूर कर देता है। जो क्वालिटी वाली चीज़ होगी उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा पर वो 10 साल चल जाएगी। और अगर कोई चीज़ ख़राब क्वालिटी के लिए तो उसमें हर साल पैसे लगाने पड़ेंगे। और जिसके पास में सेविंग्स का बफर नहीं होता है, बफर नहीं होता है, वो कभी भी क्वालिटी एक्सेस कर ही नहीं पाता है। और प्रमोशन होने के बाद में जो सैलरी इंक्रीज होती है, वो हमारा सैलरी इंक्रीज भी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में एडजस्ट हो जाता है। बहुत टाइम तक मेरे साथ में ऐसा था कि मेरे पास में कोई भी पैसे सेव करने का या बजट करने का कोई सिस्टम नहीं था। पैसे आए और खर्च हो गए, और बहुत टाइम तक इसको इग्नोर ही किया क्योंकि पैसे मैनेज करने ही नहीं आते थे। और आज भी लोगों के साथ में ऐसा है कि उन्हें पैसे मैनेज करना ही नहीं आता है। बस सैलरी आई, खर्च करने के बाद में जो पैसा बचा वो सेविंग में चला गया, खर्च हो गया, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है अगर बचा तो। क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक मुझे पैसे मैनेज करने ही नहीं आते थे। और आता क्यों नहीं आता, इसलिए क्योंकि पढ़ाया भी नहीं गया है। सिर्फ ये बताया जाता है कि पैसे बचाओ, क्यों बचाओ, कैसे बचाओ, ये नहीं पता होता है। जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो मुझे लगता है कि इस वजह से मैं मैनेज नहीं कर पाती थी पैसे, वो है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये अपने आप में मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता था। और ये दो चीजें काफी हैं कुछ ना करने के लिए। और फिर एक बहुत बड़ी जो दिक्कत मुझे लगती है मेरे अंदर थी, वो थी माइंडसेट की दिक्कत। आई डिजर्व दिस। तो हाँ, अपने आप को ट्रीट देना बहुत अच्छी बात होती है, अपनी सेल्फ केयर करना आई थिंक 100 में 100 नंबर मिलने चाहिए उसमें। और ये शुरू के 2, 3, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने होता रहा। जिस चीज पे नजर पड़ रही वो सब आई डिजर्व दिस। जो मनी मैनेजमेंट सिस्टम हमने कम सैलरी में नहीं बिल्ड किया है, उसे कम सैलरी में टेस्ट नहीं किया है, कम पैसे में टेस्ट नहीं किया है, तो हाई इनकम में हम कैसे ही उसको टेस्ट करेंगे। जैसे फाइनेंशियली अनस्टेबल कम पैसे में रहते थे, वैसे ही फाइनेंशियली अनस्टेबल हायर इनकम में ज्यादा पैसे में रहेंगे। और सबसे ज्यादा कोई सब्जेक्ट है जिसने मुझे परेशान किया है स्कूल में, वो था कंपाउंड इंटरेस्ट। और वो कंपाउंड इंटरेस्ट जब मुझे स्कूल में नहीं समझ में आया था, बहुत ज्यादा मैं उससे दूर भागती थी कि नहीं, कुछ भी लगवा लो, कुछ भी पढ़ा दो, पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर मत पढ़ाओ मुझे। इस डर की वजह से मुझे रियल लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझ में आया, और इसीलिए बहुत टाइम तक मुझे इन्वेस्टिंग ही नहीं समझ में आई। और जिस दिन मैंने उसे समझा, मुझे लगा कि भाई अभी तक मैं क्या कर रही थी, बाकी सारे लोगों की बातें सुन सुन के कि इसमें तो पैसे डूब जाते हैं, इसका इतना लॉस हो गया, उसका इतना लॉस हो गया, ये सब सुन के भी बहुत इग्नोरेंट रही हूँ बहुत टाइम तक। और इसी तरीके से लोग भी बहुत ज्यादा इग्नोरेंट रहते हैं। और सब कुछ, सारी गलतियां पर्सनली नहीं हो सकती, कुछ फैक्टर्स एक्सटर्नल भी होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई इनकम वाली कैटेगरी में आते हैं, जिनकी सैलरी मंथली और एनुअली अच्छी खासी है, वो लोग भी बहुत ज्यादा ड्रेन रहते हैं। क्यों? एक टर्म होता है सैंडविच जनरेशन, वो उसी सैंडविच जनरेशन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो लोग अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। उनके जो एजिंग पेरेंट्स हैं, उनकी मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर होती, खुद के लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस वो मैनेज कर रहे होते हैं। अपने खुद के खर्चे करने के बाद में अपने खुद के रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना है, और वो मैनेज कर रहे होते हैं अपने से आगे की जनरेशन के खर्चे, की लाइफस्टाइल के खर्चे, उनकी बेसिक नीड्स से, तो उनके बच्चों के एजुकेशन के खर्चे। तो ये जो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये एक बहुत बड़ा मैसिव प्रेशर क्रिएट करती है। और जब हाई इनकम अर्नर की जो इनकम है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी, तो सेविंग्स का और इमरजेंसी फंड का जो बफर है वो बन ही नहीं पाएगा। और जब हमारे पास में सेविंग्स का, इमरजेंसी फंड का बफर नहीं होता है, तब हम क्वालिटी लाइफ एक्सेस भी नहीं कर पाते हैं। और ये सारी चीजें करते करते स्टेबल भी दिखना है, रिच भी दिखना है, फाइनेंशियली स्टेबल दिखने का अलग से सोशल प्रेशर है कि कहीं कोई हमें अनसक्सेसफुल ना समझ ले, कहीं कोई हमें चीप ना समझ ले हमारी चॉइसेस की वजह से। ओके बाय।